महासभा की इकाई और उसके साथ साथ भाई धर्मवीर बाल्यान जी को बधाई देता हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है, इतना विशाल जनसमूह इकट्ठा करना और एक जाति का, एक बिरादरी का, ये बहुत ही बड़ा कार्य है। और उसको उन्होंने जिस खूबी से सरंजाम दिया है, वो इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आज के एजेंडे पे अपने अपने विचार रखे, सुझाव रखे, बातें रखी, और मैं ये समझता हूँ कि तमाम बातें कह चुके हैं, तो रिपीटेशन ही बचा, कहने का कोई ज़्यादा बचा नहीं है। लेकिन मुझे भी मौका मिला है तो 2 मिनट मैं भी आपके बीच में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। लंबा बोलने की मुझे आदत है, जहां थक जाओ बता देना, मैं बंद कर दूंगा। जाट आरक्षण की बात हो रही है। मैं जाट आरक्षण से उस समय से जुड़ा हूं जिस समय जाट देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने आरक्षण को लागू किया, उसमें जाटों को छोड़ दिया गया। वो एक राजनीतिक लड़ाई थी, देवीलाल जी और वीपी सिंह का राजनीतिक झगड़ा था। वीपी सिंह किसी को न्याय नहीं दे रहे थे, वीपी सिंह देवीलाल जी का इलाज कर रहे थे। देवीलाल जी का इलाज करने के लिए 10 साल से जो रिपोर्ट पड़ी हुई थी कूड़े में, वो उठा के उसको एज इट इज लागू कर दिया गया, उसको देखा नहीं गया। 9 तारीख को वोट क्लब पे देवीलाल जी की मीटिंग थी। दिल्ली में कुछ नेताओं ने वहां वीपी सिंह को घेरा और कहा कि देवीलाल को काबू करना मुश्किल है, एक ही रास्ता है, मंडल की रिपोर्ट लागू कर दो। 7 नवंबर को वो कचरे में पड़ी हुई रिपोर्ट को लागू करा दिया। वो एक राजनीतिक खेल था। जब हमने उसको पढ़ा, देखा, उसमें हम नहीं है, तो हमने उसमें अपने स्तर पे काम करना शुरू किया। उस टाइम हमारी हैसियत इतनी नहीं थी। हमने चौधरी अजीत सिंह के माध्यम से अपने तरीके से काम करना शुरू किया। देवीलाल जी को यह था, उनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था, उनको वीपी सिंह का इलाज करना था। राजनीतिक कुश्ती चल रही थी। उस कुश्ती में देवीलाल जी वीपी सिंह को चित करने के लिए जाटों को कह दिया कि आरक्षण का विरोध करो। हमारी बिरादरी आरक्षण मांगने की बजाय समझी नहीं देवीलाल क्या खेल खेल रहे हैं। मैं हरियाणा में भी क्या है, ये बात पिटने वाली बात है वैसे ही, क्योंकि देवीलाल जी का लोग हृदय से आदर करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन जो है सो है। बजाय मांगने के हम विरोध करने लगे मंडल का। मुजफ्फरनगर में भी हुआ था, देश भर में। हम चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन बनाया, 117 सांसदों के साइन कराए हमने, और 117 सांसदों में कुछ मंत्री भी थे। इतना बड़ा ज्ञापन पार्लियामेंट के इतिहास में किसी बिरादरी के लिए दिया गया हो, मैं नहीं समझता। अजीत सिंह के नेतृत्व में वीपी सिंह से मिले जाके, वीपी सिंह के लिए जाट को आग लगा रहे हैं, तुम उनके लिए आरक्षण मांगने आए हो। हमने कहा जाट आग इसलिए नहीं लगा रहे कि मंडल मिला नहीं मिला। जाट तो मूंछों की लड़ाई लड़ रहा, आपने देवीलाल को छेड़ा, आपका इलाज करेंगे जाट। जाट समझ नहीं रहा है कि इस मंडल में क्या होने जा रहा है और उसका नुकसान क्या होगा।
वो हिसाब तो जाट पीछे लगाएगा, अभी नहीं लगाएगा, आज तो आपका इलाज करेगा। वो कहने लगे ये शांत हो जाए, मेरी सरकार बच जाए तो हम इस पे विचार करेंगे। देवीलाल जी जिसकी सरकार को गिराने की ठान लेते थे, बचना तो था ही नहीं, वीपी सिंह को डाल दिया उन्होंने। अब बात ऐसे के ऐसे रह गई। 1995 में ये नोटिफाई हो गया। बात दबके रह गई, चलते रहे। दारा सिंह जी 1998 में इसके अध्यक्ष बने ऑल इंडिया जाट महासभा के, 97 में। उनके अध्यक्ष बनने के बाद मुझे भी एक जिम्मेवारी जाट महासभा में सौंपी गई, उनके दारा सिंह जी को मदद करूं इस काम में। हमने बैठ के बात की और आरक्षण को हमने चुना कि ये हमारा मुख्य बिंदु, इस पे कार्य करेंगे। 23 दिसंबर 1997 से इस पे कार्यक्रम शुरू किया। जोधपुर में एक मीटिंग करके एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई राजस्थान से। 98 में चुनाव था राजस्थान में। 98 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में राजस्थान की कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसमें यह था, हमारी सरकार बनी तो आरक्षण देंगे। सरकार बन गई, गहलोत मुख्यमंत्री बने, वो अपनी बात से मुकर गए। हमने गहलोत के खिलाफ आरक्षण के विषय को लेकर राजस्थान में आंदोलन शुरू किया। राजस्थान के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, राजस्थान की सरकार को हिला दिया। भाग्य अच्छा था, एक वोट से दिल्ली में अटल बिहारी की सरकार गिर गई। आंदोलन हमने गलत समय पे छेड़ा था। इलेक्शन के 5 साल और आंदोलन शुरू कर दो तो फिर वो आंदोलन फेल होता। इलेक्शन से 2 साल पहले कोई आंदोलन शुरू किया जाए तो मुद्दा गर्म होके साल भर के भीतर जब चुनाव रह जाए तो दबाव बन जाता। ये सब पॉलिटिकल निर्णय होते हैं। हम गलत निर्णय ले गए थे, लेकिन हमारा भगवान ने साथ दिया। एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। हमने समझौता कर लिया वहां पे। अटल जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं राजस्थान के जाटों को आरक्षण दूंगा। वोट तो नहीं हो रहा, लंबी कहानी था दी। पूरी नहीं कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा, पूरी कहूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। वहां आंदोलन चला, सौदा हमारा हो गया था। हमने जाट महासभा के मंच से किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा। हमने कहा कि कांग्रेस ने वायदा खिलाफी की। इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने आरक्षण देने का वायदा किया था, वो मुकर गई। कांग्रेस हराओ का नारा दिया, किसी को भी वोट दे दो। उसका नतीजा वो हुआ जो बीजेपी, वहां 5 MP थे जिसके, उसके 21 MP आए। अटल बिहारी की सरकार, अगर वो 21 MP नहीं आते, 5 के 21 नहीं होते तो बनती नहीं। बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था बीच में। मैं ये बात जानबूझ के बता रहा हूं कि हर निर्णय राजनीति से प्रेरित होता। जब तक राजनीतिक सौदेबाजी नहीं होती है कुछ नहीं मिलता। अटल बिहारी की सरकार बन गई और वो भी भूल गए। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं नोटिफाई करूंगा। 3 महीने हो गए कैबिनेट मीटिंग तो दुनिया भर की होली, वो भूल गए उस बात को।
चौधरी अजीत सिंह जी से मैंने जाके कहा कि आपकी मदद चाहिए। वो कहने लगे क्या करना। मैंने कहा बिट्रे कर रही है बीजेपी। शीला दीक्षित से आपके अच्छे संबंध हैं। दिल्ली की रिपोर्ट शीला दीक्षित के पास पड़ी है। आप शीला दीक्षित से कह के हमारा दिल्ली का नोटिफाई करा दो। बिजली का बटन जैसे दबता है इस तरह से बटन दबते चले जाएंगे। अजीत सिंह जी ने टाइम लिया और हम एक डेपुटेशन लेके शीला दीक्षित जी के यहाँ गए। हम मिले शीला दीक्षित जी से 10 बजे मिले। उन्होंने 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग मिला के दिल्ली में नोटिफाई कर दिया राज्य स्तर का आरक्षण। जब LIU की ये रिपोर्ट दिल्ली गई केंद्र सरकार के पास कि आज कांग्रेस ने दिल्ली के जाटों को OBC में लेने का फैसला ले लिया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा करेंगे। हमारे साथी थे, मैं रिया जी उनके घर बैठा था रात के 8 साढ़े 8 बजे। मंत्री थे केंद्र सरकार में, कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन दिल्ली की खबर मिलते ही रात के 10 बजे एकदम खलबली मची कि ये तो कांग्रेस लीड ले गई। वायदा हमारा था राजस्थान में, इसका नुकसान होगा हमको। रात के 10 बजे बीजेपी ने कैबिनेट मीटिंग करके और राजस्थान के जाटों को आरक्षण दे दिया। वो अशोक गहलोत जो हमको आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं था, कमीशन की रिपोर्ट हमारे खिलाफ तैयार करा रहा था, जैसे ही हमको दिल्ली में आरक्षण मिला उसी समय राजस्थान में केंद्र में आरक्षण मिला। सोनिया जी ने अशोक गहलोत को ढूंढा, वो जोधपुर था, कहला जल्दी जयपुर आजा, नाश करा दिया तेने, जितना जल्दी हो सके राजस्थान में जाटों को आरक्षण दे दे। एक दिन में 24 घंटे में 3 राज्यों में मिला था आरक्षण। लेकिन पॉलिटिकल इक्वेशंस जो हैं वो बैठाई गई थी, वो हमारे पक्ष में थी। उसके बाद ये चलता रहा। उत्तर प्रदेश में भाई हरेंद्र जी बता रहे थे, ये लगे हुए थे, सरदार सिंह जी थे, लक्ष्मी नारायण थे, ये थे, किरणपाल थे। उधर से अजीत सिंह जी, दारा सिंह जी, देवगौड़ा जी, ये प्रताप सिंह बैठे हैं। सादाबाद में 1 लाख लोगों की मीटिंग करी आरक्षण को लेके। गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री थे। ये सीक्वेंस बनाई हमने, 3 मीटिंग हमने। प्रताप हमारे युवा के अध्यक्ष थे उस समय, जनरल साहब हमारे मेन के अध्यक्ष थे, जनरल सोलंकी। 3 मीटिंग हमने बड़ी की। इधर से हमको मलिक साहब और इनकी टीम का सहयोग था। उस सहयोग का नतीजा ये हुआ कि हमारा उत्तर प्रदेश में कमीशन ने हमको रिजेक्ट किया था, लेकिन गुप्ता जी ने कहा कि कमीशन एडवाइजरी बॉडी है, हमने उससे सलाह ले ली। हम ऐसा समझते हैं कि जाट डिजर्व करते हैं। गुप्ता जी ने हमको यूपी में भी स्टेट लेवल पे आरक्षण दिया। जब हमने उनका अभिनंदन किया गुप्ता जी का, तो गुप्ता जी ने कहा कि मैं आज जाटों के ऋण से उऋण हो गया। इस बीजेपी में मुझ जैसे आदमी को कोई समझता नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने 1967 में मुझे अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया था। वो कर्जा था मेरे ऊपर जाटों का, आरक्षण देके मैंने अपने कर्जे को उतारा। कहां से कहां काम आता। 67 की घटनाक्रम थी और 2002 में वो हमारा काम करके उसको जोड़ रहे हैं 1967 से। मध्य प्रदेश में आरक्षण हुआ। दिग्विजय सिंह ने उस टाइम पे, हमारे जो साथी थे अजय सिंह हमारे साथ थे, करके दिग्विजय सिंह से हमने कराया। साहब सिंह वर्मा जी की मदद लेके हिमाचल में वो हुआ। वो आरक्षण
9 स्टेटों में हुआ। इस कड़ी में चल रहे थे, लेकिन बीच में जो जनरल साहब है लाहौत साहब बात कह रहे थे कि महासभाएं बन गई, मैं यहाँ चर्चा करूंगा तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है मंच से कोई या तो मुझे धक्का दे दे या कोई उठ के चला जाए, क्योंकि सच्चाई सुनने में बहुत जोर पड़ता। उसके बाद कोई आरक्षण किसी स्टेट में नहीं हुआ। एक जाट महासभा थी, 9 स्टेटों में हो गया था। 17 जाट महासभाएं हैं, पता ही नहीं है कौन सी है, और हर साल 4 नई बनती है। 4 जिसका मूड आता है वही एक संगठन रजिस्टर्ड करा के और एक कार्ड छपवा लेता और डीएम के यहाँ जाने लग जाता, अध्यक्ष फलानी जाट महासभा का। कौन रोक देगा उनको? आप रोक सकते हो, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन है, क्या है, किसकी क्या स्थिति है। हमको तनख्वाहियां थोड़ी है, समाज की सेवा का जज्बा है, उसलिए काम करते हैं। हम लड़े क्यों किसी से? अभी जो भाषण दिया गया उसमें इंगित कर रहे थे किसी बात को, और मैं अगर उसका खुलासा करने लगूं तो भारी पड़ेगी वो बात। गलत प्रवृत्ति है, गलत आदत है। कहीं किसी को कोई आरक्षण नहीं हुआ। मैं 2013 में हमने एक मीटिंग की, हमारे अध्यक्ष महाराजा अमरिंदर सिंह थे, उस मंच पे चौधरी अजीत सिंह थे, उस मंच पे भूपेंद्र हुड्डा थे, वीरेंद्र सिंह थे, बिरादरी की तमाम सरदारी उस मंच पे थी। दूसरे दिन मुझे जनरल साहब का फोन आया, राजा साहब का फोन आया। राजा साहब ने कहा, मुझे सोनिया जी ने बुलाया। मैं समझ रहा था कि वो कल की मीटिंग से नाराज होंगी। सोनिया जी बहुत खुश हैं और उन्होंने मुझे बुलाया। आप वो मुझे लिख के दे दो, डिमांड क्या है। हमने वो ड्राफ्ट था वो दे दिया उनको। सोनिया जी ने कहा, मैं इस आरक्षण को करूंगी, आप तैयारी करो, जाके आगे बढ़ो। हम उस लड़ाई को बढ़ाते रहे। चौधरी अजीत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, जयंत चौधरी, दीपेंद्र और अनेक नेता जो विधायक थे, मलिक साहब जैसा कह रहे थे, सब लोग थे। जिसकी जितनी ताकत और हैसियत थी जुटे हुए थे। लेकिन मुख्य भूमिका में क्यों बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अमरिंदर अपने अपने प्रदेश के धुरंधर हमारे साथ थे और सोनिया से लगे रहे बातचीत में। 3 तारीख की आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी, 2 तारीख की, 2 अप्रैल 1914 को। 5 को इलेक्शन डिक्लेयर होना था। हम बैठे, मैंने कहा तो गई, सोनिया का वायदा गया, बातचीत से निकल गया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपना रिजाइन लिखा, चौधरी अजीत सिंह ने अपना रिजाइन लिखा। कैबिनेट मीटिंग में गए कि हमारे इस्तीफे, हम इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, हम बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे। और वो दबाव बना। 2 तारीख की मीटिंग में जाकर को केंद्रीय सूची में आरक्षण जिला मिले, वो रेजोल्यूशन पास हुआ। 3 तारीख में हमने उसको नोटिफाई करा। नोटिफिकेशन करा के हम उसको गवर्नमेंट प्रेस में दे के आखिरी काम जो होता करके तब अपने घर आए। अगले दिन 10 बजे इलेक्शन डिक्लेयर हो गई। बहुत लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने तीर चलाए थे, इसकी वजह से आरक्षण हो गया। हमने मंच में, बड़े मंच से कहा था, हमने कुछ नहीं किया, ना हमारी ताकत। जो किया वो चौधरी अजीत सिंह ने किया, भूपेंद्र हुड्डा ने किया और चौधरी अमरिंदर सिंह ने किया। हम इनसे आगे किसी को जानते नहीं। ये किनके यहाँ गए थे और किनसे हमारी सिफारिश की, हमको नहीं पता। श्रेय है तो इनको है। हमने बड़ी मीटिंग में
हजारों लोग थे, तालकटोरा स्टेडियम भरा हुआ था। हमने कहा कि आरक्षण आज इन 3 लोगों की बदौलत हमें मिला। बहुत लोग दावा करते हैं हमने तीर मारा, हमने छक्का मार दिया, चौका मार दिया। नहीं है वो। अजीत सिंह जी अब हमारे बीच में अभी कह रहे थे ब्रजबीर, बीजेपी ने उस टाइम पे बीजेपी को नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे। चौधरी अजीत सिंह को 15 सीटें ऑफर की गई थी। चौधरी अजीत सिंह कहने लगे 2 दिन पहले मुझे कांग्रेस की वजह से मेरी बिरादरी को आरक्षण मिला, अगर आज मैं बीजेपी की तरफ बढ़ता हूं तो कीर्तगढ़ कहलाऊंगा। और उसने उस समझौते को नकार दिया था चौधरी अजीत सिंह ने। और मेरी महान बिरादरी ने क्या किया था? चौधरी अजीत सिंह और भूपेंद्र हुड्डा का इलाज किया था 2014 में, किया था ना। कोई कैसे मदद करने आएगा? और हम क्या करेंगे? इन नेताओं के बिना तो हम अधूरे हैं। आज की जो परिस्थिति, मैं छोटी सी बात बीच में ऐड कर दूं। मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने कहा आरक्षण हम क्यों मांग रहे हैं? हमारे समकक्ष जो जाति है उनको आरक्षण मिल गया। समकक्ष कौन होता है समाज में? जो बिरादरी एक घड़े में पानी पी ले और एक हुक्के में घूंट मार ले, वो बराबरी समानता पे मानी जाती है। जिनका हमारा हुक्का पानी साझा है उनको सबको मिल गया। हमारी बोली मिलती है, हमारी भाषा मिलती है, हमारा पेशा मिलता है, हमारी लैंड होल्डिंग एक सी है। ये विधायक भी बैठे हैं हरियाणा से, चले गए। हमारी सब कुछ मिलता है हमारा, लेकिन हमको छोड़ दिया गया क्योंकि देवीलाल जी का इलाज करना था। हमको सिर्फ इसलिए छोड़ा। मैं इतनी लंबी कहानी इसलिए कह रहा हूं कि क्यों नहीं मिला। आरक्षण न्याय देने के लिए नहीं था। न्याय देने के लिए होता तो हमारे समकक्ष बिरादरियों को या तो उनको भी नहीं मिलता या हमको भी उनके साथ मिलता। हमारा इलाज करना था कि देवीलाल के साथ ये मंडल का विरोध कर रहे हैं, देवीलाल को ये ताकत दे रहे हैं कि इनको राजनीतिक इलाज इनका कर दिया जाए, मंडल से बाहर रखा गया। ये स्टोरी है आरक्षण की। केस चला, जनरल साहब ठीक कह रहे थे, ये रोज कोर्ट में जाते रहे, फैसला हुआ। वैसे तो वो जज जनरल साहब को याद होगा, पहले दिन जब डेट थी तो नरीमन वहां कह रहा था जाट पिछड़े तो है नहीं, फिर भी सुन लेते हैं। तो फैसला तो उसने केस की हियरिंग से पहले दे दिया था, आईवाश हुआ था। फैसला तो कोर्ट बना चुकी थी कि इनको हराना है, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है उसमें। तो फैसला, लेकिन हमको बाहर किया गया। जो एक तरीका होता है पर्चा तंत्र में, सरकार के पास ही फरियाद होती है। मार्च 2015 में हम प्रधानमंत्री जी के पास अपनी फरियाद लेके गए थे, पूरे देश का जाट समाज। संजीव बालियान जी हमारे साथ थे, तमाम सांसद हमारे साथ थे, और अमन सिंह जी ने बताया उनके शब्द। उन्होंने ये कहा था कि जाटों के साथ निश्चित तौर पे न्याय होगा और इस काम पे हिम्मत करेंगे, इसमें कोई कानूनी खामी नहीं छोड़ेंगे, आपको आरक्षण मिलेगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। मैंने जाटों का नमक खाया, ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्री का है जो पंचायत के सामने दिया था। दोबारा 2017 में उसमें भी बालियान जी हमारे साथ थे, संजीव जी। अमित शाह के घर बैठे थे। अमित शाह ने कहा जाटों को आरक्षण मिलेगा, वायदा करता हूं मेरी मूछ का बाल ले जाओ। इससे बड़ा प्रॉमिस तो कोई होता नहीं समाज में। मूछ के बाल की कीमत समझी जाती है ना। अब हमें क्या पता उनकी मूछ कैसी है, लेकिन उन्होंने कहा था
आरक्षण मिलेगा बिचौलिए से। मैंने संजीव बालियान जी से एक दिन निवेदन किया था। 2023 नवंबर के अधिवेशन दिल्ली में मैंने निवेदन किया था, वकील के बिना नहीं मिलेगा। उस टाइम हमारे पास वकील थे अजीत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, अमरिंदर सिंह। मैंने अपील की थी भाई से, आप और चौधरी वीरेंद्र सिंह थे उस टाइम बीजेपी में, आप हमारे वकील बनके हमारी पैरवी कर दो। बिना वकील के आरक्षण मिलेगा नहीं। हमारा काम है लोगों को इकट्ठा करके अपनी आवाज को बुलंद करके एक दबाव बनाना। आगे का काम जो है वो बीच में नेता करते हैं जो दल से संबंधित होते हैं। तो बालियान जी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक दफे याद तो दिला दें यार, मूछ का बाढ़ दे रखा, नमक का वादा कर रखा। मेरी बिरादरी मुझे घेरती है, वो करें ना करें वो तो उनकी इच्छा पे है, लेकिन याद दिलाने का काम करेंगे आप। उनको जब भी मिलेंगे इस बात को याद दिलाएं, उतने में ही हमारे मान लेंगे, हमें मिले या ना मिले। आप ये काम करते हैं हम मान लेंगे भाई ने हमारा काम कर दिया, याद दिला दो, उसके भूल गए हम बड़े आदमी हैं। तो ये स्थिति आरक्षण की है। सरकारें दो ही बातों से डरती हैं, या तो हमारे वकील तगड़े हों या हम इलाज करना जानते हों। इलाज में तो आजकल हम कहीं और ही घूम रहे हैं, वो हमारे बस की है नहीं। मैं वो अपील भी नहीं करूंगा आपसे। नेताओं को ही दबाव बना लो तो शायद कुछ हो जाएगा। मैं दिन में तारे नहीं देखता हूं, मुझे वास्तविकता का पता है कि हालात क्या हैं। ना हमने मुद्दा छोड़ा। कई कह रहे थे बहुत साल के बाद मीटिंग हुई है, क्योंकि राशन खाया और घर में सो गए, पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा। 2023 में 1 लाख आदमी जयपुर में इकट्ठा हुए थे। 2023 में 50,000 आदमी भोपाल में इकट्ठा हुए थे। बहुत थोड़ी संख्या है हमारी मध्य प्रदेश में। ये एक ही जगह नहीं होता है कि मुजफ्फरनगर में ही हर साल मीटिंग हो। रोटेट होती रहती है मीटिंग और लगातार चलती रहती है। हर साल 10-12 मीटिंगें की जाती हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से में की जाती है। आज ये भाई धर्मवीर जी के सहयोग से मुजफ्फरनगर में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद किसी अगले जिले में होंगे। तो जागरूकता भाई रखा करो, ध्यान रखा करो। पर ये तो समाज का काम है। आप जोड़ दो गांठा, कौन मना कर रहा? गांठा जोड़ना समझते हो ना? तो आप जोड़ दो, आपको कौन रोक रहा? आपको शिकायत है या तो हमारे साथ जुड़ जाओ या अपना जोड़ लो, कहाँ दिक्कत है? करो यार, समाज का करो। कोई द्वेष और ईर्ष्या नहीं है किसी के साथ। तो ये हालात है, ये स्थिति है आरक्षण की। लड़ाई है, लड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमने तय किया है ये जो मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, ये सीक्वेंस चलेगी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में। हम अपनी इस तरह की सभाओं का आयोजन करेंगे और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसके बाद अन्य प्रांतों में भी जाके। हमारा ये काफी रुकने वाला नहीं। कई दफे लोग हमसे कहते हैं कि क्या आरक्षण का क्या होगा। मैंने कहा आरक्षण की मांग 1949 में चौधरी चरण सिंह ने उठाई थी। 1949 में, 1949 से 1980 तक दबी रही। 1980 में प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया। उनको समय नहीं मिला, वो चले गए और ये मंडल की रिपोर्ट राजनीति का शिकार हो गई, जैसा मैंने आपको पहले बताया। हमने छोड़ा तो नहीं इस मांग को। पहले हमारे बड़े लड़ रहे थे, अब हम लड़ रहे हैं। हो सकता है हमारे बाद हमारे बच्चे लड़ेंगे, हम कोई भाड़े के थोड़ी हैं। ये खत्म नहीं होती। जो मांग होती है समाज की वो जिंदा रहती है, खड़ी रहती है। कभी लड़ाई तेज होती है, कभी मंदा होती है, वो अलग बात, परिस्थितियां होती हैं, चलता। राजनीति उथल पुथल थी, काम हुए उस टाइम पे। जितने जाट स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज बनी, वो जाट महासभा के उसी प्रयास का नतीजा थी। आगरे से लेके और संगरिया राजस्थान तक
पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में सेकुलर कॉलेजों की एक लाइन बनी, जिसका नतीजा हुआ हजारों हजार लोगों ने यहाँ शिक्षा पाई, नौकरी पाई और समाज में एक मुकाम बना। उस दौर में जो शिक्षा की क्रांति आई थी जाट महासभा के, उस दौर में आज हम कमजोर हैं। आजादी के बाद हमने संगठन को इग्नोर किया।